हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर किसी का अभी थ्योरी पोर्शन बचा हुआ है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं थ्योरी के, तो आप पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करें। जो कोई थ्योरी में कॉन्फिडेंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट है, देन आप न्यूमेरिकल्स पर आएँ। बिकॉज न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज होता है वो 1 से 2 या 2 से 3 न्यूमेरिकल्स एट मैक्स देखने को मिलते हैं। आजकल वो भी कम आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छे से कन्फर्म है और आप और अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स पर आएँ। अदरवाइज आप अपनी थ्योरी, डायग्राम्स, इन सब पे जो है ज़्यादा ध्यान दें। एंड साथ के साथ अगर आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अपने साथ एक कॉपी पेन ले लें। एंड साथ के साथ जो है आपको कैलकुलेटर भी अपने साथ लेके बैठना पड़ेगा, बिकॉज जो कैलकुलेशंस होंगी, हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे होंगे या लुब्रिकेशंस का कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड साथ के साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स हर साल रिपीट होते हैं। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो बहुत टफ हैं, आते हैं बट ज़्यादा टफ है, तो वो मैं अभी स्किप करूँगा बिकॉज सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप कर भी लेंगे सपोज तो आपका टाइम वेस्ट होगा काफ़ी, उसकी जगह आप कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स हैं वही करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेके और कैलकुलेटर लेके आप मेरे साथ बैठ जाओ। और पहले हम 5 से 10 मिनट जो है कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो उनकी बात करेंगे। अगर वो आप समझ लेते हैं शुरुआत के 5 से 10 मिनट, तो आपको फिर न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स के पीछे का जो बेस है या थ्योरी है, पहले हम वो समझ लेते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स हमको कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए तो कुछ पहले बेसिक पैरामीटर समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है आपका हार्डनेस का, कि आपको हार्डनेस निकालनी पड़ेगी आपके वाटर में थ्रू ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड पर जो डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, तो आपको अगर ना पता हो तो वो जाकर देख सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्डनेस से। हार्डनेस होती किससे है? तो अगर आपके वाटर में हार्डनेस है, ये होती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से, मतलब Ca+2 और Mg+2, याद रखना। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मतलब आपके कार्बोनेट्स हो सकते हैं इन सॉल्ट्स के, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो देखो हार्डनेस के दो टाइप होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे। एक होती है परमानेंट हार्डनेस, ये परमानेंट, और दूसरी होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस। इधर याद क्या रखना है, जो परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इसको बॉइलिंग के थ्रू हटाया जा सकता है। ये होती है आपकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से। तो कार्बोनेट होता है आपका CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। ये पहली चीज़ याद रखना। परमानेंट हार्डनेस किससे होती है? क्लोराइड से। तो क्लोराइड जिसमें Cl नेगेटिव लिख देता हूँ, और सल्फेट जो आपका SO4 2 नेगेटिव होता है। जैसे अगर आपकी परमानेंट हार्डनेस होगी, तो सपोज अगर MgCl2 सॉल्ट आपका डिजॉल्व है, MgCl2, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका ये जो हार्डनेस होगी ये परमानेंट हार्डनेस होगी, क्योंकि इसमें क्या है, Cl2 आया, क्लोरीन आया। सिमिलरली अगर CaSO4 लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, ये भी परमानेंट हार्डनेस होगी। एंड ये देख लेना, जैसे Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो हमको 2 Cl लगेंगे क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो MgCl2। वहीं पे देखो कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है, दोनों बैलेंस है, तो डायरेक्ट CaSO4 लिख सकते हैं, ना कि हम CaSO4 ट्वाइस लिखेंगे। एक ये बात आपको पता होना जरूरी है। तो टेम्परेरी हार्डनेस इन CO3 2 नेगेटिव मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से होती है। परमानेंट हार्डनेस जो आपकी इन दोनों से होती है। ये एक चीज़। दूसरे पे आपको बेसिक मॉलिकुलर वेट्स पता होना जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ बेसिक, एक सेकंड, बेसिक मॉलिक्यूलर वेट्स। वेट्स, ये वेट्स लिखा हुआ है, सबके बेसिक मॉलिक्यूलर वेट्स देख लेते हैं। तो याद रखना, जो ये जनरल इधर लिखे हुए हैं, जैसे कैल्शियम, Ca कैल्शियम लिखा हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। मैग्नीशियम लिखा हुआ है, इसका होता है आपका 24। जैसे सल्फेट में सल्फर लिखा हुआ है, तो सल्फर का होता है आपका 32। ऑक्सीजन का O लिखा हुआ है, O का होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16। और HCO3 में हाइड्रोजन लिखा हुआ है H, तो H का आपका सिंपली होता है 1 मॉलिक्यूलर वेट। वहीं पे कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन का होता है आपका 12। इसका मतलब आपको अगर किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट, सपोज हमको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का करना है, CaCO3, तो इधर हमने देखा कैल्शियम का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, इधर लिखा है मैंने 40, तो हम जोड़ेंगे 40 प्लस Ca हो गया, C कार्बन, कार्बन का कितना 12 प्लस O3 ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का इधर 16 लिखा है, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, 16 इंटू 3, तो ये आपका बन जाएगा 14 + 12 + 16 = 48।
58 और 1260 और ये आपका जो है 100 ग्राम, ये आपका मॉलिकुलर वेट किसी भी चीज़ के निकल आएगा। इस तरीके से आपको कोई भी दे दिया जाए, सपोज MgSO4 दे दिया जाए, तो मैग्नीशियम का आप 12, सल्फर का जो है आप जोड़ेंगे 32 और 60, ऑक्सीजन 4 लगी हैं, एक का होगा 16 तो 4 का होगा 16 4 64, तो प्लस 64। तो इस टाइप से आप MgSO4 का इनको करके मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई एक बेसिक बात। अब तीसरी चीज़ हमको पता करनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी चीज़ का। इधर मैं आप बता देता हूँ, अगला टॉपिक देखो, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये होता है आपका मॉलिकुलर मास अपॉन चार्ज। किसी भी चीज़ का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिकुलर मास अपॉन चार्ज निकाल लो। सपोज हमको किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना निकल के आया 100। तो हमने ऊपर लिखा, अगर हम CaCO3 का निकालना चाहें इक्विवेलेंट वेट लिखा मैंने, ऊपर मॉलिकुलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया 100 आया, तो सिंपली हम 100 लिख देंगे, अपॉन में क्या करेंगे चार्ज। तो आपको चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, CaCO3 किससे मिलकर बना है, ये बना है Ca+2 और CO3-2, तो एक किसी का भी चार्ज देख लो, इसका चार्ज कितना है +2 है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इसका 50 जो होगा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ये पहली चीज़ हो गई। सपोज अगर मुझे कोई और चीज़ ऐसी मिल गई जैसे MgCl2 है, MgCl2, इसका अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो Cl2 का इधर मैंने लिखा नहीं था, इधर लिख देता हूँ। Cl2 का जो वेट है इकट्ठा वो हम लेते हैं 71 मिला के, MCl2 का मिला के लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट जो है 71 लेते हैं। देखो MgCl2 ये है तो इसका ये आ जाएगा 71 और 71 आ गया, और मैग्नीशियम का आप कितना लेते हैं 24, तो ये आपने इसमें 24 जोड़ा तो 5, और ये आपका 95 क्या आ गया मॉलिकुलर वेट आ गया। तो अगर मैं MgCl2 लिखना चाहूँ, MgCl2, तो ये आ गया आपका 95, अपॉन इस पर चार्ज देखना है। तो देखो Mg पे कितना होगा +2 होगा, और Cl2, एक Cl पे हमने देखा था कि -1 होता है, कहीं इधर देखा था हमने, शायद इधर ही कहीं लिखा था, तो एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो दो क्लोरीन पे कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है MgCl2 है जो आपका, ये 2 नेगेटिव, तो इधर भी 2 चार्ज आया, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया जनरल केस। कुछ स्पेशल केस आपको बता देता हूँ, जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, उधर कई बार चार्ज में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आपके पास लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो मैंने इधर क्या लिखा, एक सेकंड, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपका क्या फॉर्मूला होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो जब आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट, तो देखो आप इसका ऊपर मॉलिकुलर मास जो है आराम से कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपका एल्यूमिनियम होता है उसका 26-27 होता है मॉलिकुलर वेट, सल्फर का, ऑक्सीजन सबका पता है, तो आप मॉलिकुलर वेट तो निकाल लोगे, इधर चार्ज कितना लिखोगे। तो याद रखना आपका जो एल्यूमिनियम होता है Al, ये होता है आपका +3, SO4 होता है, SO4 क्या होता है -2। बट अगर Al2SO4 3 की बात करें तो हमने एल्यूमिनियम कितने लिए, 2 लिए हैं, तो एल्यूमिनियम 2 है या SO4 3 है, तो आप नेट चार्ज कितना लिखेंगे, एक एल्यूमिनियम का +3, तो 2 एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा आपका +6 चार्ज हो जाएगा। या फिर आप सल्फर से देखें तो एक सल्फर पे -2 है, तो 3 सल्फर का कितना -6 हो जाएगा। तो हमको प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, ओवरऑल हमारा 6 आएगा, मतलब हम जितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एटम्स ले रहे हैं, उससे चार्ज का मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर मैग्नीशियम के केस में देखा था कि या तो एक मैग्नीशियम का +2 देख लो, या Cl2, 2 क्लोरीन है, दोनों का मिला के, एक क्लोरीन पे -1 होता है तो दोनों पे मिला के -2 हो जाएगा। तो इस केस में Al2SO4 के होल थ्राइस में अपॉन में 6 आ जाएगा, ऊपर इसका मॉलिकुलर वेट, तो इसको बोलते हैं हम अपना इक्विवेलेंट वेट, जिसमें मॉलिकुलर मास अपॉन चार्ज होता है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे जो आपने देख लिए। अब हम जस्ट छोटी छोटी 2 चीज़ें देखने वाले हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या होता है, CaCO3 इक्विवेलेंट क्या होता है, और हम अपने EDTA मेथड से हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमको देखना है कि हम अपने किसी भी सॉल्ट का CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एंड इधर से अब जो है हमारे एग्जाम के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। तो देखो क्या होता है, सपोज CaCO3 इक्विवेलेंट से पहले बता दूं कि CaCO3 का जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 100 ग्राम। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि आपको सपोज CaCO3 कितना डिजोल्व है, सपोज आपको दिया है 5 मिलीग्राम पर लीटर, किसी भी वाटर में दिया है, तो उस वाटर की हार्डनेस कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल बोल देंगे कि 5 मिलीग्राम पर लीटर ही है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 5 ppm है। सिंपली मतलब CaCO3 जितना मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व हो किसी वाटर में, वही उसकी क्या हो जाती है,
उसकी हार्डनेस हो जाती है। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। बट कई बार क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि वाटर में सिर्फ CaCO3 हो, क्योंकि हार्डनेस तो हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होती है। उसमें भी सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए यूज़ करते हैं हम CaCO3 इक्विवेलेंट का। मतलब मुझे अगर मैग्नीशियम दिया है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट वेट तो निकालना सीख लिया है। अब अगर मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का सपोज वेट दिया है कि इतना ग्राम मेरे मिलीग्राम पर लीटर वाटर में डिजोल्व है, तो इससे मैं कैसे अपना CaCO3 इक्विवेलेंट निकालूंगा, और जितना मेरा CaCO3 इक्विवेलेंट निकलेगा वही मेरी हार्डनेस हो जाएगी। मतलब हार्डनेस सिर्फ और सिर्फ हम CaCO3 के टर्म्स में मेजर करते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम होता है और एक अच्छा सा नंबर है या फिर कंप्लीट नंबर है, तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो किसी चीज़ का हम CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो कोई भी सॉल्ट दिया है मुझे A ग्राम, कोई भी एक्स सॉल्ट दिया है A ग्राम, इतना याद रखना। मतलब मुझे ए मिलीग्राम पर लीटर दिया है, सपोज A मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एनी एक्स सॉल्ट दिया है। अभी सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम का सल्फेट, क्लोरेट, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसका CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? CaCO3 इक्विवेलेंट, EQ का मतलब इक्विवेलेंट। A मिलीग्राम पर लीटर दिया है तो A L2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट X। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 तो हमको मालूम है कितना होगा। देखो CaCO3 का ऊपर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज होता है हमारा क्या, इक्विवेलेंट वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। CaCO3 में Ca+2, CO3 2 नेगेटिव, मतलब 2 चार्ज होता है, अपॉन 2 ऊपर हमारा 50 फिक्स होता है। मतलब CaCO3 इक्विवेलेंट का मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आया, A इंटू 50 क्या है मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट X। ये सिंपल हो गया। अगर आप जिस भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लें तो आप उससे हार्डनेस निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन आया सपोज, जैसे वाटर में मेरा सपोज क्वेश्चन है कि एक वाटर का एनालिसिस किया और उसमें क्या डिजोल्व है, उसमें डिजोल्व है सपोज 20 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व है आपका क्या, MgSO4 सॉल्ट। इसकी कैलकुलेट हार्डनेस। तो आप इसकी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले केस में कोई भी सॉल्ट दिया हो, आप उसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ही दिया जाए तो डायरेक्ट जितना दिया जाए वही आपकी हार्डनेस होती है। बट इधर क्या CaCO3 दिया है, नहीं दिया, तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट X। इधर हमारा X सॉल्ट कौन सा है, MgSO4। तो क्यों ना मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं। इक्विवेलेंट वेट मेरा इसका कैसे निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर mm अपॉन चार्ज। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा MgSO4 का, तो मैग्नीशियम का कितना होता है आप लिख सकते हैं 24, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 64। तो ये आपको कितना निकल आएगा 64, और ये 32 आप ऐड करेंगे तो 96, 100, 120 निकल आएगा। ठीक है। अपॉन में इसमें चार्ज कितना है, तो Mg+2 SO4-2, तो 2 चार्ज निकला, तो अपॉन में आपका 2 निकल आया। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल आया, इक्विवेलेंट वेट ये ऊपर आप ऐड करेंगे तो आएगा 120 अपॉन 2, 60 निकल आया। अब इधर से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे, कि हमारा CO3 इक्विवेलेंट क्या होता है, A इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट X। तो इस A कितना है 20 मिलीग्राम पर लीटर है, तो मैं सिंपली लिखूंगा 20 इंटू A जो हमको वेट दिया वो इंटू 50 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट जो कि मेरा 60 निकला, तो अपॉन 60 इतना मिलीग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट आपकी CaCO3 हार्डनेस हो जाएगी। यही आपके वाटर की टोटल हार्डनेस हो जाएगी। तो ये कितनी निकल आएगी, ये जितनी भी निकले 50 इंटू 20 आपका कितना, एक 20 कैंसिल, ये 100 अपॉन 6 आ गया, 50 अपॉन 3 तो कुछ आपकी निकल आएगी 16.33 समथिंग। जितनी भी निकले इतने मिलीग्राम पर लीटर आपकी हार्डनेस है, या फिर इतने ppm, इसको ही आप क्या भी लिख सकते हैं, ppm लिख सकते हैं। तो इतना सिंपली हमारी जो है हार्डनेस निकल आती है। अब हम एक इसका ऑफिशियल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा टेम्परेरी, परमानेंट और टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं अगर एक साथ बहुत सारे सॉल्ट दे दिए जाएं। अभी तो सिर्फ एक सॉल्ट दिया है, अगर अलग अलग सॉल्ट दिए हो तो हार्डनेस कैसे निकालनी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हार्डनेस निकालने की डिफरेंट डिग्रीज क्या होती हैं, डिफरेंट यूनिट्स क्या होती हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, ppm में निकाल रहे थे, तो आपको नोट करना है डिग्रीज ऑफ हार्डनेस।
डिग्रीज ऑफ हार्डनेस का आपकी 3 डिग्री होती हैं। देखो सिंपली जो हर क्वेश्चन में निकल के आती है वो आप लिखते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और इसी को बोलते हैं मिलीग्राम पर लीटर। एक ही बात होती है, याद रखना। दूसरी चीज़ पे होती है आपकी डिग्री फ्रेंच, FRENCH, ये जो ऊपर बिंदी है ये डिग्री को दिखाती है। तीसरे नंबर पे क्या होता है आपका डिग्री क्लार्क। ये 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। तो अगर आपका आंसर 1 डिग्री या 1 यूनिट में निकल के आए तो कई बार क्वेश्चन कह देता है कि अलग अलग डिग्रीज में इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका कन्वर्जन याद रखना बहुत सिंपल होता है। अगर आपका 1 ppm निकल के आया, यही आपका, चाहे ppm बोल लो चाहे mg पर L बोल लो, तो यही आपका 1 मिलीग्राम पर लीटर भी आप लिख सकते हैं आराम से। ये होता है आपका 0.1 डिग्री फ्रेंच के बराबर। मतलब अगर आपका 1 ppm निकल के आया, उसमें आप 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री फ्रेंच बन जाएगा। वहीं पे अगर आप उसमें 0.07 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका डिग्री क्लार्क बन जाता है। आई होप आपको ये आराम से समझ आ गया होगा, इसमें कोई टफ बात नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, CaCO3 इक्विवेलेंट निकाला, CaCO3 इक्विवेलेंट निकाला, फिर आप उसमें 10 की पावर 5 को 100 इंटू एक इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी हार्डनेस किस में निकल के आती है, ppm में। तो सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर निकल के आया, आप लेट कर लेते हैं 2 इंटू 10 की पावर 4 ppm आपका निकल के आया। अब आपको अगर ये डिग्री क्लार्क में चेंज करना और डिग्री फ्रेंच में चेंज करना तो आप कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। किस चीज़ का, अगर आप क्या करेंगे इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आपका ये डिग्री क्या निकल के आएगा, तो ये आपका डिग्री फ्रेंच निकल के आएगा। वहीं आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 0.07 का, तो ये आपका डिग्री क्लार्क निकल के आएगा। मतलब इसमें जब 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर 4 की जगह 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 ये आपका क्या बनेगा, डिग्री फ्रेंच। ये डिग्री लिखी हुई, ये डिग्री फ्रेंच बनेगा। वहीं पे आप अगर इसमें 0.07 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, 0.07 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4, ये आपका डिग्री क्लार्क बनेगा, जो कि आपका शायद ये 1.4 इंटू 10 की पावर 3 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, डिग्री क्लार्क। मतलब आप इधर से लिख सकते हैं कि इतना ppm जो है 2 इंटू 10 की पावर 4 ppm है, ये आपका बराबर है 2 इंटू 10 की पावर 3 डिग्री फ्रेंच के, यही आपका बराबर है 1.4 इंटू 10 की पावर 3 डिग्री क्लार्क के। तो अलग अलग डिग्रीज में ऐसे कन्वर्जन होता है, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बाकायदा आता है लिख के कि अलग अलग डिग्रीज में हार्डनेस कैलकुलेट करो। तो ये एक चीज़, अब हम अपना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस हम सेपरेट कैसे निकालते हैं और टोटल हार्डनेस क्या होती है उसको भी कैसे निकालते हैं। एक मैंने RGPV का सिंपल सा PYQ लिखा है, जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है, सिमिलर आता है, और एक टेबल बना के इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, अ सैंपल ऑफ वाटर ऑन एनालिसिस, एक वाटर सैंपल का एनालिसिस किया, वॉज फाउंड टू कंटेन फॉलोइंग। इसमें क्या क्या मिला, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला 4 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिला 6 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम सल्फेट मिला 8 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट मिला 10 मिलीग्राम पर लीटर। और ये सबके मैंने ये मॉलिकुलर वेट लिख दिए हैं इधर, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको पेपर में ना दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग में देख लिया है। इसमें आए कैलकुलेट टेम्परेरी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करो जो कि हमारी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से होती है, और परमानेंट करो जो कि मेरी सल्फेट से होती है, क्लोराइड वगैरह से होती है, एंड टोटल हार्डनेस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल हार्डनेस जो होती है, टोटल हार्डनेस ये होती है आपकी परमानेंट प्लस टेम्परेरी। ठीक है, ये तो पता होगा, जो दो प्रकार की हार्डनेस है, टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल निकल आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं हमारा सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट का अमाउंट कितना है, उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कितना है, और उसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना है। जितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होता है उतनी हमारी हार्डनेस होती है। तो हम इसका CaCO3 इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आराम से। अब आपको क्या करना है, इतना सिंपल कर लेना है। तो हमको सॉल्ट दिया है CaHCO3, तो मैंने लिखा CaHCO3, और MgHCO3, तो MgHCO3 का होल ट्वाइस है दोनों में, और CaSO4, तो मैंने लिखा CaSO4 और MgSO4। तो MgSO4 सिंपली लिख दिया, कितना ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम और 10 ग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम पर लीटर, 4 6 8 10, तो 4 6 8 10, और ये आपका mg पर L है, मिलीग्राम पर लीटर।
आराम से समझ आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो मेरा जैसे CH इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा अपॉन में चार्ज। तो चार्ज देखो सब पे +2 है, कैल्शियम +2 और HCO3 पे एक पे -1 होता है बट 2 है तो ये -2 मतलब 2 हो गया। ऐसे इस पे भी मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, सब पे 2 चार्ज है, तो हम डिवाइड सब में 2 से करेंगे। तो हमको इनका मॉलिक्यूलर वेट बस निकालना है। जैसे CaHCO3 का होल ट्वाइस चाहिए, तो आपका जो HCO3 है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 51, ये 2 आपके लगे हैं तो ये हो जाएगा 61 होता है, और 2 लगे हैं तो ये हो जाएगा आपका 122, प्लस आप इसमें कैल्शियम का 40 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 162। तो मैंने सबके मॉलिक्यूलर वेट जो है इधर लिख दिए हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। तो इसका वेट कितना है 162 अपॉन चार्ज, इसमें भी 2 है। इसका अगले का MgHCO3 के होल ट्वाइस का 146, तो सिंपली 146 अपॉन चार्ज। इसका 136 और 120, तो 136 अपॉन 2 और 120 अपॉन 2। तो ये सबका क्या निकल आया, इक्विवेलेंट वेट निकल आया। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना निकल आएगा आपका, सिंपली ये 81 निकल आया, ये 73 निकल आया, और ये निकालेंगे तो 2 6 से 12 68 निकल आएगा, और ये आपका 60 निकल आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, CaCO3 हम देख चुके हैं, A/50 अपॉन सॉल्ट का जो है इक्विवेलेंट वेट आपका निकल के आया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट जिस सॉल्ट का निकल के आया। तो पहले का A कितना है 4, तो आप सिंपली 4 लिखेंगे इंटू में 50 अपॉन 81। इसमें इसका कितना दिया है आपको, 6 मिलीग्राम पर लीटर दिया है, तो 6 इंटू 50 अपॉन में 73। इसका आपको 8 दिया है, इसका 10 दिया है, तो इसका 8 इंटू ये 50 अपॉन में 68। इसका कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 इंटू 50 अपॉन 60। इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये निकल आई हमारी सिंपली हार्डनेस। कैसे निकल आएगी, इसको मैं आपके सामने कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करूंगा, तो ये आएगा आपका 200 अपॉन 81, तो 200 डिवाइड बाय 81, ये निकल आएगा आपका 2.47 लगभग 2.47 मिलीग्राम पर लीटर। ये फाइनल आपका जो है मिलीग्राम पर लीटर में निकलेगा। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लगभग आएगा 300 अपॉन 73, 300 डिवाइड बाय 73, तो ये निकल आएगा आपका 4.10 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 400 डिवाइड बाय 68, ये आपका 68 है, तो 400 डिवाइड बाय 68 ये निकल आया 5.88, तो ये आ गया आपका 5.88 मिलीग्राम पर लीटर। सिमिलरली ये आपका निकल आएगा 50 डिवाइड बाय 8.33 समथिंग, तो ये निकल आया आपका 8.33 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपकी सिंपल हार्डनेस आ गई है। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, टोटल हार्डनेस निकल आएगी। बट हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है देखो परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो आपकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से होती है। इधर कोई कार्बोनेट नहीं है बट HCO3 आपका बाइकार्बोनेट है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी ये टेम्परेरी हार्डनेस देंगे। वहीं पे ये नीचे वाले दोनों क्या देंगे, परमानेंट हार्डनेस देंगे, बिकॉज इधर क्या है आपका सल्फेट है। तो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस अगर आपको निकालनी है, टेम्परेरी हार्डनेस, तो ये कितनी निकलेगी आपकी 2.47 प्लस 4.10। वहीं पे आप अगर परमानेंट निकाल लिए, परमानेंट हार्डनेस, ये कितनी निकलेगी आपकी 5.88, 1 सेकेंड, 5.88 प्लस 8.33। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से निकल आएगा, ये निकलेगा कुछ 6.57 मिलीग्राम पर लीटर। ये निकलेगा आपका कुछ, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5.88 प्लस 8.33, तो 5.88 प्लस 8.33 ये आपका निकल के आ रहा है लगभग 14.21 मिलीग्राम पर लीटर। बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। और टोटल हार्डनेस कैसे निकलेगी, टोटल होती है टेम्परेरी प्लस परमानेंट। तो टेम्परेरी प्लस परमानेंट कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे 6.5, ये लगभग आपकी 20.78 मिलीग्राम पर लीटर निकल आएगी। ये बिल्कुल आसान था। देखो इस तरीके से आप अपनी हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये आपको दूसरी डिग्री में पूछ ले, सपोज ये डिग्री किस में पूछ ले, फ्रेंच में पूछ ले। सपोज ये जैसे ये आया 6.57, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 का, तो ये आपका 0.657 होगा, ये आपका डिग्री जो होगा फ्रेंच निकल आएगा। वहीं आप इसमें 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री क्लार्क निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं हम कैसे अपनी टेम्परेरी, परमानेंट और अदर हार्डनेस निकालते हैं अगर डिफरेंट सॉल्ट्स गिवन हो। इधर क्या क्या गिवन है हमको, बाइकार्बोनेट। अगर कुछ इधर CaCO3 भी सिंपल दिया होता या MgCO3 कार्बोनेट भी दिया होता तो भी आपकी टेम्परेरी हार्डनेस बनती। वहीं पे इधर सल्फेट की जगह
क्लोराइड्स भी दिए होते तो आपकी परमानेंट हार्डनेस बनती। तो ये एक एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमको देखना है कि हम अपना EDTA मेथड जो डेफिनेटली पूछा जाता है उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। हम अपना EDTA मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए सिंपल 2-3 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। तो हम पढ़ रहे हैं EDTA मेथड कैसे सॉल्व करना है। EDTA मेथड, देखो सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ के मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स होता है आपका गिवन वेट, जितना भी किसी चीज़ का वेट दिया जाए ग्राम में, किसमें, ग्राम में, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं CaCO3 की बात करूं तो सपोज उसका आपको W ग्राम वेट दिया है। अगर मैं किसकी बात करूं, मोल्स ऑफ CaCO3, तो M CaCO3, CaCO3 के मोल्स की बात करूं तो मोल्स को आप N से डिनोट करते हैं, वर्ड किससे, N से। तो मोल्स ऑफ CaCO3 का आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज आपको W ग्राम गिवन है, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी गिवन है, तो आपने माना W ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCO3 का, 100 ग्राम। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। CaCO3 कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, मिला के 100 ग्राम। तो W/100 मतलब आपको किसी भी वाटर में अगर CaCO3 गिवन हो कितने ग्राम है, तो आप उसके मोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप में 100 से डिवाइड करके। सेकेंड नंबर पे निकालने हमको मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम याद रखना लीटर में, जिसको मैं क्या किससे लिखता हूँ, V से डिनोट करता हूँ। तो देखो हमने देखा CaCO3 के मोल्स कैसे निकालेंगे, W/100 इस फॉर्मूले से, और उसका वॉल्यूम V माना। तो इधर से मेरी मोलैरिटी किसी चीज़ की क्या निकल आएगी, CaCO3 की हमको निकालनी है, तो W/100 अपॉन में उसका वॉल्यूम, अगर V वॉल्यूम दिया है तो V, मतलब कुल मिला के कितना निकला आपका, W/100 V। इतना याद रखना बस। अगर आपको मतलब CaCO3 के, अब सीधा हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। अगर किसी वाटर में, गिवन वाटर में 10 ग्राम CaCO3 दे दिया और 2 लीटर वाटर में, तो उसकी आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल दिया, अगर आपको 10 ग्राम दिया है CaCO3, तो वेट लिखेंगे आप 10 ग्राम अपॉन 100 इंटू 2 लीटर वाटर में दिया है तो आप लिखेंगे 2। तो ये आपका कितना निकल आएगा, ये आपका निकल आएगा लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, इस पर अभी हम नहीं आ रहे बात पे। तो ये निकलती है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी समझ आ गई। याद रखना अगर आपको क्या दिया हो 400 ml वाटर, तो ml को पहले 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करना। 400 ml में आपका 400 अपॉन 1000 लीटर होगा, मतलब 0.4 लीटर। तो आप V की जगह 0.4 रखेंगे, आप 400 नहीं, वाटर से लीटर में लेना है, ये पहली चीज़। अब देखो इधर 2 टाइट्रेशन होती हैं, फिक्स फॉर्मूला है, गिवन होगा आपको एक स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड हार्ड वाटर गिवन होगा। याद रखना क्या गिवन होगा आपको, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में आपको क्या गिवन होगा, इसका वॉल्यूम गिवन होगा पहली चीज, और दूसरी चीज इसकी, इसमें गिवन होगा कि कितने ग्राम आपको क्या डिजॉल्व है, CaCO3 डिजॉल्व है। कुछ W ग्राम आपको दिया होगा, तो जितना भी ग्राम आपको CaCO3 डिजॉल्व दिया हो वो आप इस फॉर्मूले में डाल के W/100V आप अपने गिवन वाटर की क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी M। ये समझ गए, जितना वाटर दिया हो वॉल्यूम भी दिया जाएगा पहली चीज, और मोलैरिटी आप वेट से निकालेंगे, आपको वेट भी दिया होगा, तो आप वॉल्यूम और मोलैरिटी निकाल लेंगे। अब आप पहली टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन 1। याद रखना जो आपको गिवन हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसका सब कुछ गिवन है हमको, तो SHW मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वर्सेस EDTA का आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। SHW स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो गिवन है, और EDTA, इससे देखो आपका, और इसमें आपको क्या गिवन होगा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, और आपको EDTA का वॉल्यूम गिवन होगा। तो सपोज इसका जैसे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के मेरा वॉल्यूम है, वो मोलैरिटी M1 निकली जो मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, और वॉल्यूम गिवन है V1, तो मैंने किया V1 इज इक्वल्स टू EDTA की, सपोज मुझे मोलैरिटी EDTA जो है M2 मुझे नहीं पता, हटाओ, बट इसका जो वॉल्यूम V2 है वो मुझे क्या होगा, गिवन होगा। तो इधर से मेरा जो इस चीज़ ये पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी ऑफ EDTA निकल आएगी। M2 इज इक्वल्स टू M1 V1 अपॉन V2 करके आपकी ये क्या निकल आएगी, EDTA की मोलैरिटी निकल आएगी।
अब आप सेकेंड टाइट्रेशन करेंगे, सेकेंड टाइट्रेशन, इसमें क्या होगा, आप EDTA वर्सेस गिवन वाटर। गिवन वाटर का क्या मतलब है, जिस वाटर की हार्डनेस आपसे पूछी जाएगी उसके साथ आप EDTA की टाइट्रेशन करेंगे। देखो EDTA का पहले वाटर जो स्टैंडर्ड वाटर था, जिसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, उसका वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों मिल जाएगी। फिर EDTA का वॉल्यूम गिवन होगा, जिससे आप इधर से EDTA की भी मोलैरिटी निकाल लेंगे। अब आपको देखो मतलब V2 भी पता, M2 पता चल गया, तो आप EDTA का जो M2 इंटू V2 है ये बराबर करेंगे, जो गिवन वाटर है उसको मैं M3V3 लिख देता हूँ, M3 इंटू V3। तो इधर से इस वाटर का भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा, जो गिवन वाटर, जिस वाटर के बारे में पूछा जाएगा गिवन वाटर, इसका भी आपको वॉल्यूम गिवन होगा। तो इधर से आप क्या निकाल लेंगे, देखो M2 क्या है, EDTA की, जो EDTA की मोलैरिटी जो कि मैंने निकाल ली, V2 EDTA का वॉल्यूम गिवन होगा क्वेश्चन में, V3 भी आपको गिवन होगा। तो इधर से M3 कितना आ जाएगा, M2V2 अपॉन V3। तो M3 क्या आ गई आपकी, गिवन वाटर की मोलैरिटी, यही हमको फाइंड करनी है। इससे फाइनली हमको क्या निकालना होता है, तो फाइनली हमको निकालना होता है हार्डनेस, फाइनली निकालना है हार्डनेस, इस चीज़ का याद रखना, हार्डनेस। तो हार्डनेस जो आपकी निकलती है वो निकलती है इज इक्वल्स टू, जो भी आपकी M3 निकली, M गिवन वाटर, तो मैंने लिख दिया M3 लिख लो या MGW लिख लो, GW मतलब गिवन वाटर, या M3 लिख लो। इसमें आप 1,00,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप सीधे 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दें। जो आप ये निकालेंगे ये निकलती है आपकी फाइनल हार्डनेस, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी ये दी हो, सपोज आपकी ये M3 निकल के आई, आप मान लो सपोज 20 निकल के आई, वह बाकी 20 निकल के तो नहीं आती, तो आप इधर 20 इंटू ये 1,00,000 लिखा, 100 इंटू 1000 1,00,000, तो 10 की पावर 5 इतनी ppm या फिर mg पर लीटर आपकी हार्डनेस हो जाती है। तो इसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपको सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने ले लिया है, इसको पढ़ते हैं, आराम से करते हैं। एक क्वेश्चन सफिशिएंट है EDTA के न्यूमेरिकल को समझने के लिए। क्या करना है, देखो 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3 वॉज डिजॉल्व इन HCl, 0.5 ग्राम CaCO3 लिया, HCl में डिजॉल्व किया, एंड द सॉल्यूशन वॉज मेड 500 ml। सॉल्यूशन को कितना बढ़ा दिया, 500 ml, मतलब क्या किया है हमने, 0.5 ग्राम CaCO3 को लिया और सॉल्यूशन वॉज मेड 500 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसको किस में मिलाया, 500 ml डिस्टिल्ड वाटर में। तो सबसे पहले इस इनिशियल स्टेप से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ CaCO3। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना निकल आया, तो मेरा कितना ग्राम दिया है, 0.5 ग्राम, तो निकल आया 0.5 ग्राम, सिंपल है। और इसका मोलर मास कितना होता है, 100, तो डिवाइड किया मोलर मास से। थोड़ी देर पहले देखा था कि मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स ऑफ CaCO3, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी हम देख चुके हैं, या तो इतना सब मत करो, मोल्स वगैरह मत निकालो, मैंने सीधा फॉर्मूला आपको बताया है। क्या बताया है, मोलैरिटी का मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बताया है, M1 का W अपॉन 100V, जिसमें वॉल्यूम लीटर में लेना है। तो सिंपली मुझे 0.5 ग्राम वेट दिया, तो मैंने रखा 0.5 अपॉन 100 इंटू V। वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml। 500 ml में कितना लीटर होता है, 0.5 लीटर। तो सिंपली मैंने 0.5 पुट किया, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, M1 आ गया मेरा कितना, 1 अपॉन 100 बचा, तो ये मेरा 1 अपॉन 100, ये मेरी मोलैरिटी निकल आई स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। अब मैं करूँगा टाइट्रेशन 1, तो मैंने लिखा T1 का मतलब टाइट्रेशन 1, ये किससे होगा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से वर्सेस किससे, EDTA से। सिंपल, बिल्कुल सिंपली EDTA से किया। तो इसमें क्या करूँगा मैं, अब इनने क्या बोला, 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 50 ml लिया, तो इसमें मेरा फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जिसमें M2V2 मेरा EDTA का होता है, M1V1 जो मैं ये हार्ड सॉल्यूशन ले रहा हूँ स्टैंडर्ड, इसका होता है। तो ये बोल रहे हैं 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ EDTA, 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ EDTA, मतलब जो ये सॉल्यूशन है इसका मैं कितना ml ले लूँ, 50 ml ले लूँ। तो मैं इधर लूँगा 50 ml इंटू M1, इसकी M कितनी, मोलैरिटी कितनी निकली मेरी, 1 अपॉन 100, तो इंटू में 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ EDTA। तो EDTA का वॉल्यूम मुझे कितना लगा, M2 तो मुझे नहीं पता, बट वॉल्यूम कितना है, 25 ml है। तो क्या मुझे इधर से M2 मिल जाएगा, 25 से ये 2 बार कैंसिल होगा,
तो M2 मेरा कितना आ गया, मतलब ये आ गया मेरा 2/100। ये मेरी किसकी मोलैरिटी आ गई, मेरी EDTA की। EDTA की मोलैरिटी मिल गई, इतना याद रखना। अब आगे क्या करना है, अब हम टाइट्रेशन सेकेंड टाइम करेंगे T2। ये होगी हमारी EDTA वर्सेस गिवन वाटर। गिवन वाटर मतलब जिसका पूछा जाए। तो इस बार हम करते हैं M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, जिसमें ये वाला मेरा EDTA होता है, ये गिवन वाले की डिटेल लिखनी होती है। M2 मेरा EDTA का निकल आया कितना, 2/100। तो मैंने 2/100 सिंपली पुट किया इंटू V2। V2 कितना निकलेगा, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, मतलब मैंने अपने हार्ड वाटर सैंपल का कितना ml लिया, 50 ml लिया। तो 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA। मतलब अगर मैं जो गिवन वाटर सैंपल है, जो ये M3V3 है, M3 इंटू इसका मोलैरिटी मुझे नहीं पता, बट इन्हें क्या बोला है कि 50 ml लिया है वाटर सैंपल का, तो मैंने सिंपल M3 इंटू 50 कर दिया। रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA, मतलब EDTA का कितना वॉल्यूम, अब अगली टाइट्रेशन के लिए कितना ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं सिंपली। इधर से मुझे अपना M3 मिल जाएगा, जो गिवन सॉल्यूशन जिसके लिए हार्डनेस निकालनी है उसकी मोलैरिटी मिल जाएगी। तो M3 मेरी कितनी आ गई, 2 इंटू 20, 40/100 इंटू 50। तो ये मेरी आराम से निकल आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40/100 इंटू 50 M3। अब मेरी हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, हार्डनेस जो कि मेरी टोटल हार्डनेस होती है, कौन सी हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, वो होती है मेरी M3 इंटू 100 इंटू 1000। ये मुझे अपना फॉर्मूला फिट करना है सिंपली। तो M3 मेरी ये निकल आई 40/100 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 1000। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी हार्डनेस निकलेगी लगभग 800 ppm। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे और इस क्वेश्चन में को बढ़ा के लिखा गया है, अगर ये आप पार्ट समझ जाते तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो EDTA तक हो गया, इधर तक हमने अपनी हार्डनेस भी आराम से क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली, या इसको आप mg पर लीटर भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर या ppm। इसके बाद ये बोल रहे हैं आफ्टर बॉइलिंग, इनने बॉयल किया, कॉमा बॉयल कर दिया। पानी को जैसे ही बॉयल करते हैं तो उसकी जो होती है क्या, टेम्परेरी हार्डनेस वो वाटर से हट जाती है। मतलब बॉइलिंग के बाद अगर मैं वाटर में कुछ फाइंड करूंगा तो मुझे सिर्फ अपनी परमानेंट हार्डनेस मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि इसको बॉयल कर दिया, उसके बाद की क्या कहानी है, 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ सेम EDTA। मतलब अब इनने पानी को उबाल दिया और उसका EDTA के साथ क्या करवा रहे हैं, टाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो फिर से न्यू टाइट्रेशन मैं लिखूंगा, न्यू टाइट्रेशन आफ्टर बॉइलिंग, तो आप लिख सकते हैं इधर आफ्टर बॉइलिंग। मुझे जो भी एक नया वाटर सैंपल ले रहे हैं उसका कुछ मोलैरिटी होगी, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, इज इक्वल्स टू किसके साथ टाइट्रेशन करा रहे हैं, EDTA के साथ। तो आप MEDTA लिख दो इंटू VEDTA। तो इन्हें क्या बोला, अब क्या लिया, आफ्टर बॉइलिंग 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल लिया, मतलब ये वॉल्यूम कितना लिया उसका 50 ml, इंटू जो M है वो M उसका मुझे अननोन नहीं पता कितना है। जब मैं अपना M निकालता हूँ, जैसे इधर M3 निकाला, तो M ही तो मुझे फाइंड करना होता है, मोलैरिटी तो फाइंड करनी होती है गिवन सैंपल की, इधर गिवन सैंपल की मोलैरिटी नहीं पता। इज इक्वल्स टू ये बोलते हैं 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ सेम EDTA। वही पुराना वाला EDTA ले रहे हैं, सेम EDTA मतलब पुराना EDTA, मतलब मोलैरिटी भी पुरानी EDTA की। तो मेरी पुरानी जो EDTA की मोलैरिटी निकली थी वो 2/100 निकली थी। तो इनमें मोलैरिटी EDTA की कितनी आ जाएगी, 2/100, और EDTA का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, 15 ml, तो इंटू 15 ml। इधर से आपकी मोलैरिटी कितनी निकल आ गई, ये आ गई आपकी 15 टू 30/50 इंटू 100 निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपकी मोलैरिटी निकली, तो आपने इधर से जो हार्डनेस निकालेंगे वो परमानेंट हार्डनेस निकलेगी। तो मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, क्योंकि बॉइलिंग की है तो जो हार्डनेस निकलेगी वो मेरी परमानेंट हार्डनेस निकलेगी। और ये कितनी निकलेगी, तो ये आ जाएगी मेरी M इंटू 100 इंटू 1000, जो कि मेरी हो जाएगी 30/50 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1000। तो 100 से 100 कैंसिल, 50 से 1000 कैंसिल होता है 20 टाइम्स, तो ये मेरी निकल आई 600 ppm। अब मुझे क्या चाहिए, अपनी टेम्परेरी हार्डनेस भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट ईच टाइप ऑफ हार्डनेस। तो परमानेंट निकल आई, परमानेंट प्लस टेम्परेरी मिलकर टोटल बनती है। तो मेरी टेम्परेरी कैसे निकल आएगी, तो टेम्परेरी इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस H फॉर हार्डनेस माइनस परमानेंट
हार्डनेस, H फॉर हार्डनेस। तो टोटल मेरी कितनी निकली थी 800, तो मैंने लिखा 800 माइनस 600, तो मेरी कितनी निकल आई 200 ppm। ये सिंपली हमारा EDTA मेथड का क्वेश्चन था। देखो ये बॉइलिंग वाला पार्ट हमेशा नहीं पूछता, जनरली अगर टोटल हार्डनेस पूछे तो सिंपली 2 टाइट्रेशन में आपको निकालना है। देखो जब दोनों तरफ वॉल्यूम दिया जाए, जैसे इधर भी वॉल्यूम है इधर भी वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लें, आपको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप लीटर में भी लेंगे, लीटर के लिए 1000 से जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो दोनों साइड मेरा 1000 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो 1000 से तो 1000 कैंसिल हो गया, मतलब आप चाहे ml में लें चाहे लीटर में लें। बट जब आप पहली बार जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की क्या फाइंड कर रहे होते हैं, मोलैरिटी, इधर आपका वॉल्यूम जो है वो स्ट्रिक्टली लीटर में ही होना चाहिए। पहले इस केस में जो ये है, ये आपका ओनली लीटर में जो है होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका EDTA मेथड फिनिश हो चुका है। इसका सिंपल क्वेश्चन आता है, इसका एक टफ क्वेश्चन आता है, इसमें वो अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज सबको ये नहीं कर पाएगा एंड एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम है, तो आप चाहें तो स्किप कर दें। कि जब आप हार्डनेस को ट्रीट किससे करते हैं, अपने लाइम सोडा मेथड से। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले डिफरेंट सॉल्ट्स थे, उससे कैसे हम वो निकाल रहे थे इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 और उससे हार्डनेस निकाल रहे थे। अब हम हार्डनेस को ट्रीट करते हैं तो लाइम सोडा मेथड से करते हैं। कितना लाइम और कितना सोडा लगेगा ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इसके सेपरेट न्यूमेरिकल्स हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वो अभी हम कर भी नहीं रहे। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अल्कैलिनिटी पे, कि अल्कैलिनिटी के हमको अल्कैलिनिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारा EDTA का न्यूमेरिकल। अब देखते हैं अल्कैलिनिटी का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होना है। अब हम देख रहे हैं कि हम अल्कैलिनिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्कैलिनिटी जो होती है आपकी, वो 3 सॉल्ट्स की वजह से होती है, फिक्स बिल्कुल पैटर्न है। OH नेगेटिव की वजह से, CO3 2 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट की वजह से, और HCO3 नेगेटिव मतलब ये कार्बोनेट की वजह से और ये बाइकार्बोनेट की वजह से। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड। इन 3 की वजह से आपकी जो सॉल्ट में होती है अल्कैलिनिटी होती है। क्वेश्चन आता है कि आप अल्कैलिनिटी फाइंड आउट करो, ठीक है कर लेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं, एक साथ हम दोनों लगाते हैं। देखो एक होता है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट जिसको मैं शॉर्टली M से डिनोट करता हूँ, एक होता है फेनोप्थलीन टेस्ट जिसको मैं P से डिनोट करता हूँ। अगर मेरा OH और CO3 में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो मेरा फेनोप्थलीन टेस्ट राइट आएगा, मतलब दोनों प्रेजेंट है तो आएगा ही, बट अगर एक कोई प्रेजेंट है तो भी राइट आएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों में से कोई प्रेजेंट है तो मेरा फेनोप्थलीन टेस्ट बताएगा। सिमिलरली अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, कोई 2 प्रेजेंट है, कोई तीनों भी प्रेजेंट है, तो मेरा मिथाइल ऑरेंज टेस्ट जो है वो मेरे को बताएगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे आप समझो कि आपका फेनोप्थलीन टेस्ट जो है रॉन्ग आ गया और मिथाइल ऑरेंज टेस्ट जो है राइट आ गया। फेनोप्थलीन रॉन्ग है मतलब फेनोप्थलीन के हिसाब से ये दोनों तो प्रेजेंट नहीं है, बट मिथाइल ऑरेंज राइट आया। मिथाइल ऑरेंज के हिसाब से इन तीनों में से कम एक तो कोई है, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, बट फेनोप्थलीन ने बोल दिया कि ये दो तो कंफर्म नहीं है, और मिथाइल ऑरेंज के हिसाब से कोई एक है, कोई एक HCO3 बचा, तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरी अल्कैलिनिटी जो है ये HCO3 नेगेटिव की वजह से हो रही है। ये बात आपको समझ आ गई। अगर आपका जो है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट ही रॉन्ग आ गया डायरेक्ट, तो फेनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज रॉन्ग कब आता है, तो इन 3 में से कोई, इसका मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो फेनोप्थलीन तो वैसे ही रॉन्ग आएगा, क्योंकि फेनोप्थलीन कब आता है जब इन दोनों में से कोई कम से कम एक हो। तो मिथाइल ऑरेंज ही रॉन्ग आ गया मतलब इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है, तो फेनोप्थलीन भी रॉन्ग आएगा। कभी अगर आपका टेस्ट आ गया कि मिथाइल ऑरेंज रॉन्ग बता रहा है और फेनोप्थलीन राइट बता रहा है, तो आप समझ लेना आपकी मशीन में गड़बड़ी है, बिकॉज मिथाइल ऑरेंज बोलेगा कि इन तीनों में से कम एक भी नहीं है और फेनोप्थलीन राइट है, उसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ कंडीशन से आप समझ सकते हो। फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखना। अभी तक हम थोड़ी देर पहले तक याद है मोलैरिटी निकाल रहे थे, मोलैरिटी जो हम M थी वो निकाल रहे थे, जिसको हमने W/100 भी फॉर्मूला किया था EDTA में। इधर जो हम निकालते हैं वो होती है नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। और थोड़ी देर पहले तक हम क्या कर रहे थे कि हम M1V1 = M2V2 ये सब प्रोसेस कर रहे थे, आपको आराम से याद होगा। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार नॉर्मेलिटी गिवन होगी, तो सिंपली N1V1 = N2V2 और N2V2 = N3V3 ये सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे। इससे हमको अपनी किसकी वैल्यू मिलती थी, जैसे इस क्वेश्चन में M मिलती थी, EDTA के मेथड में मोलैरिटी मिलती थी, और मैं मोलैरिटी में 100 × 1000 का मल्टीप्लाई करके क्या निकालता था, अपनी हार्डनेस निकाल लेता था। ऐसे ही हम अपनी अल्कैलिनिटी निकालते हैं, ये भी हम ppm में ही निकालते हैं,
बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। जैसे आपने निकाली क्या, नॉर्मेलिटी, इधर से आपने फाउंड आउट की नॉर्मेलिटी एन, तो इससे आप हार्डनेस कैसे निकालते हैं, हार्डनेस नहीं सॉरी, इससे हम अल्कैलिनिटी निकालते हैं। तो अल्कैलिनिटी का फॉर्मूला होता है अल्कैलिनिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू 50 इंटू 1000, और ये पीपीएम में आती है, बस इतना याद रखना है। और n इंटू 50 इंटू 1000 सिंपल, जैसा इधर n इंटू 100 इंटू 1000 मोलैरिटी का करते थे, इधर नॉर्मेलिटी n के साथ हमको 50 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकल आएगी हमारी, ये निकल आएगी एल्कैलिनिटी, हमने देख लिया है। कुछ इधर पॉइंट्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आप दो टेस्ट करेंगे, एक फिनोप्थिलीन का करेंगे उससे कुछ एल्कैलिनिटी निकलेगी, मिथाइल ऑरेंज का करेंगे उससे कुछ एल्कैलिनिटी निकलेगी, समझ रहे हैं बात। जैसे ये मान लो ये तीनों ही प्रेजेंट है किसी सॉल्ट उसमें वाटर में आपके, तो आपका मिथाइल ऑरेंज राइट देगा बिकॉज तीनों प्रेजेंट हैं, और ये भी राइट देगा क्योंकि ये दो भी प्रेजेंट है। तो दोनों से कुछ एल्कैलिनिटी की वैल्यू निकलेगी, कुछ पी से कुछ पीपीएम निकलेगी, पी वाले टेस्ट से कुछ एम वाले टेस्ट से। तो अगर आपका पी और एम की एल्कैलिनिटी बराबर आती है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ ये याद करने की बात है, आपके OH नेगेटिव आयन जो हैं प्रेजेंट हैं, ये याद रखना। अगर आपकी P लेस देन 1/2m आती है, P लेस देन 1/2m आती है, तो आपका कार्बोनेट और बायकार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड नहीं है। सिमिलरली अगर P ग्रेटर देन 1/2m आता है, तो आपका OH नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये छोटी सी डिटेल जो है आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिया है, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। इतने बेसिक देखो आते नहीं, इससे थोड़े से हाई आते हैं, बट प्रैक्टिस जो है हम बेसिक से करेंगे। 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ n/50, क्या लिखा हुआ n/50, देखेंगे क्या है, H2SO4 यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर बट डिड नॉट गिव एनी कलरेशन टू फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट। मतलब मिथाइल ऑरेंज टेस्ट में कुछ कुछ बता रहा है, बट फिनोप्थिलीन टेस्ट में कोई भी कलरेशन नहीं दे रहा है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ एल्कैलिनिटी प्रेजेंट, कौन से टाइप की एल्कैलिनिटी जो है प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करो। तो हमने देखो देख रखा था कि हमारी OH नेगेटिव से CO3 2 नेगेटिव से और HCO3 नेगेटिव से अल्कैलिनिटी होती है वाटर में, बट फिनोप्थिलीन टेस्ट ये दो बताता है और मिथाइल ऑरेंज टेस्ट इन तीनों का प्रेजेंट बताता है। तो वो कह रहा है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ इतना H2SO4 यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज को तो बता रहा है एज इंडिकेटर, बट डू नॉट गिव एनी कलरेशन टू फिनोप्थिलीन। मतलब जो फिनोप्थिलीन टेस्ट है, पी वाला टेस्ट जो है मेरा 0 है, या फिर फिनोप्थिलीन टेस्ट जो है फेल है। इसका मतलब फिनोप्थिलीन टेस्ट फेल है, तो ये दो और ये दोनों तो कंफर्म है कि मेरे इसमें नहीं है। तो फिर जो बचा कौन जो अल्कैलिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मेरा मिथाइल ऑरेंज टेस्ट राइट करवा रहा है, वो कौन है, वो HCO3 नेगेटिव है, ये याद रखना है। तो ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ अल्कैलिनिटी प्रेजेंट। तो हम लिखेंगे सो सिंस P इज इक्वल, सिंस ये लिखेंगे, तो ये टेस्ट हमारा 0 है, सो अल्कैलिनिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू, क्या लिखेंगे आप, HCO3 नेगेटिव आयंस एंड नॉट ऑफ, एंड OH नेगेटिव आयंस एंड CO3 2 नेगेटिव आयंस आर नॉट प्रेजेंट, ये याद रखना। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है अगर तो टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है, हम इसे फिक्स करते हैं, हम N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। देखते हैं जो हमारा ये होता है, हमारा सैंपल होता है, एक साइड कुछ स्टैंडर्ड जो हमको पता होता है। तो इन्होंने बोला 50 ml ऑफ वाटर सैंपल लिया, मतलब वाटर सैंपल की सपोज हमारी मोलैरिटी N है, NW लिख देता हूँ। तो N की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, उसकी मोलैरिटी नहीं पता तो NW लिख देता हूँ। इनटू कितना लिया, 50 ml लिया, तो मैंने लिख दिया 50 इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ N/50 H2SO4। H2SO4 के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू कितना, 5 ml ऑफ N/50। तो दूसरी चीज़ की मुझे कितनी गिवन है, नॉर्मेलिटी N/50 सिंपली गिवन है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब N/50 का मतलब होता है 1/50 N नॉर्मेलिटी गिवन है, N का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इधर से आप लिख सकते हैं N2 की जगह N/50 इनटू कितना ml, 5 ml लग रहा है, तो वॉल्यूम की जगह सिंपली 5 ml लिख दिया। तो इधर से मेरी NW वाटर की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, तो ये मेरी देखो, इस N को आप लिखो चाहे ना लिखो, लास्ट में मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा 5 है, तो 5/50 और ये 50 भी नीचे पहुँच जाएगा, तो 5/50
50 इंटू 50 नॉर्मेलिटी, ये n मतलब होता है मेरी इतनी नॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, तो ये 5/2500 जितनी हो जाएगी उस, ठीक है अभी कैलकुलेट नहीं करना। ये मेरी जो सैंपल वाटर है उसकी NW निकल आई। अब मैं अपनी अल्कैलिनिटी कैसे निकालूंगा, अल्कैलिनिटी, तो अल्कैलिनिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सिंपली जो नॉर्मेलिटी निकलेगी NW या n इंटू 50 इंटू 1000, सिंपल है। जैसा मोलैरिटी और EDTA मेथड में इधर 100 करते थे, अल्कैलिनिटी में 50 करते हैं। तो ये मेरी कितनी निकली 5/50 इंटू 50, तो 5/50 इंटू 50 इंटू में एक और 50 इंटू 1000, एक 50 से एक 50 कैंसिल और ये इससे 20 टाइम, तो आपकी अल्कैलिनिटी जो अल्कैलिनिटी आपकी निकल के आएगी ये लगभग 50 इंटू 20, तो ये आपकी 100 ppm निकल के आ जाएगी, ये 100 mg पर लीटर निकल के आ जाएगी। तो इतना सिंपली हम अपना अल्कैलिनिटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ मैंने कंडीशंस बताई हुई थी कि P लेस देन 1/2m या P ग्रेटर देन 1/2m, तो हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ जो है आराम से क्लियर हो जाए। वेल मेरे यहाँ थोड़ी जो है लाइट है बार बार आ जा रही है क्योंकि थोड़ा मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से एक दो क्वेश्चन ये ऐसे भी है कि जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं। तो हम लास्ट में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड मोस्ट ईजी क्वेश्चन पर लुब्रिकेंट के, इसको छोड़कर मत जाना आप लोग। देखो ये देखने में काफ़ी बड़ा लग सकता है बट ये मोस्ट आसान मोस्ट ईजी 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना होता है, सिंपल है, विस्कोसिटी इंडेक्स। आपके ये लुब्रिकेंट का क्वेश्चन है, आपकी यूनिट कौन सी है, यूनिट 3 लुब्रिकेंट्स। तो विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, देखो विस्कोसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू L माइनस यू अपॉन L माइनस एच इंटू 100, बस बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जिससे आप विस्कोसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो आपको अगर L और U और H पता हो तो आराम से निकल आएगा। L और U और H इस क्वेश्चन में बहुत घुमा के दिया जाता है, आपको जस्ट ढूंढना है, वो भी सिंपली निकल आता है। देखो इसमें 3 ऑयल दिए जाएंगे, एक जो ऑयल अंडर टेस्ट सैंपल ऑयल होगा जिसको हम U से निकालते हैं, एक लो विस्कोसिटी ऑयल होता है जिसको गल्फ ऑयल भी बोलते हैं, एंड एक हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल होता है जिसको पेंसिल्वेनियन ऑयल भी बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो जब भी दिया जाए एंड आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो जो वैल्यू दी जाए वो आपको सिंपली लिख लेनी है, आपका आंसर निकल आएगा। बस देखना कैसे, एंड ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट, ठीक है, एक ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट किया है, हैज़ अ सेबॉल्ट, SAYBOLT, सेबॉल्ट, ये सब शब्द आपको सिर्फ घुमाने के लिए लिखे हैं। सेबॉल्ट यूनिवर्सल विस्कोसिटी ऑफ 64 सेकेंड एट 210 फ़ारेनहाइट, 210 से कुछ लेना ही देना नहीं है अपने को, एंड 564 सेकेंड एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको क्या मिला, विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, देखो विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ ऑयल अंडर टेस्ट, अंडर टेस्ट जो मैंने ऑयल अंडर टेस्ट में लिया है उसकी विस्कोसिटी में U से लिखता हूँ, ये मुझे कितनी दी है 100 पे 564 सेकेंड, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ता हूँ, द लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल, जिसको मैं लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल बोलता हूँ, पोजेसेस अ सेवॉल्ट विस्कोसिटी ऑफ 64 सेकेंड एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 774 सेकेंड्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुझे मतलब है अपने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितने सेकंड दिए मुझे, 774 सेकंड्स दिए। ये किसकी दी है, द लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल। तो मैं क्या लिखूंगा, विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ किसकी मैंने देखी है, लो विस्कोसिटी ऑयल की। तो विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ लो विस्कोसिटी ऑयल, लो विस्कोसिटी ऑयल, इसको मैं L से डिनोट करता हूँ। इस फॉर्मूले में जो मेरा L है इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, ये मेरी 774 दी है तो सिंपली 774 सेकेंड, ये 774 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड लास्ट में विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ, जैसे लो विस्कोसिटी निकाला वैसी हाई विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी ऑयल लिखा हुआ है सिंपली, इसको मैं H से डिनोट करता हूँ। ये कहाँ से मिलेगा, तो आगे देखो, द हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड, हाई ऑयल को याद रखना, कई बार हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल ना लिख के पेंसिल्वेनियन ऑयल लिख के आ जाता है। गिव द सेवॉल्ट वैल्यूज ऑफ 64 सेकेंड एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई मतलब नहीं है, एंड 414 सेकेंड एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसकी कितनी है, 414 सेकेंड, ये हमारी H की वैल्यू आई। कैलकुलेट द विस्कोसिटी इंडेक्स, तो जो अंडर टेस्ट ऑयल है उसकी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे विस्कोसिटी देख लेनी है, कितनी दी है, लो विस्कोसिटी की, हाई की, तो आपका U, L और H निकल आएगा, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इधर से विस्कोसिटी इंडेक्स क्या निकल के आएगा, L की वैल्यू मेरी 774,
तो 774 माइनस यू, यू है 564, तो 564 अपॉन एल अगेन, तो 774 माइनस एच, एच है 414 इंटू 100। ये वैल्यू जो है हम आराम से अपने कैलकुलेटर से क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 774 माइनस 564, तो 774 माइनस 564 ये आपकी निकल के आई 210 अपॉन में 774 माइनस 414 ये निकल के आई 360 इंटू में 100 है। तो इसको सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट कैलकुलेटर से मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, डिवाइडेड बाय 360 तो 17 ये आपकी लगभग 58.3। तो आपकी विस्कोसिटी इंडेक्स 58.3 लगभग निकल के आ गई है। बस इतना सिंपल न्यूमेरिकल था, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। इस टाइप से जो है आपके लुब्रिकेंट के ये सेम ही क्वेश्चन आते हैं, चेंज होके नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो देखो हमने न्यूमेरिकल्स अपने फिनिश कर लिए हैं, बहुत एडवांस न्यूमेरिकल हमने नहीं पढ़े हैं बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है, मैं जानता हूँ, इसलिए हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हैं सारे पढ़ लिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ इसी तरीके के और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।